Good morning students. Today we are discuss on our topic of atomic mass and average atomic mass and molecular mass and formula mass. ये अपने 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे. इसमें से स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक हैं एटॉमिक मास और जो मॉलिकुलर मास है वो अपने जब केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब अपनों इसको डिस्कस कर लिया था, बट अभी अपने इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे. और अब इसके अंदर अपने क्या देखेंगे कि अपना जो 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अपने को इसको किस तरीके से पढ़ना है. तो देखो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, तो ये जो एटॉमिक मास है ये होता क्या है सबसे पहले अपने को बताना चाहिए. यहाँ पे वर्ड लिखा है एटॉमिक. एटॉमिक वर्ड जो है वो किससे बना हुआ है? एटम से. तो एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ, अगर अपने लिखें तो मास ऑफ वन एटम, कि अगर किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी एटम अगर अपने लेते हैं उसका मास कैलकुलेट करना है तो अपने को क्या करना होगा, उसके वन एटम का मास डिस्कस करेंगे अपने. तो देखो अब अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में जब क्या हुआ कि एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, साइंटिस्ट एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, तब उनको एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट हुई. तब उन्होंने क्या किया था, इन अर्लियर स्टेज में हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम माना था. हाइड्रोजन आर यूज्ड इन रेफरेंस एटम. बट क्या हुआ, बाद में जैसे जैसे और नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तब उनको ये थोड़ा सा जो हाइड्रोजन को जो अपना साइंटिस्ट ने रेफरेंस एटम माना था उसमें उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया और उन्होंने क्या किया, बाद में नाउ रेफरेंस एटम को चेंज कर लिया. और वो कौन सा था? वो था कार्बन 12 इज यूज्ड इन रेफरेंस एटम. नाउ अब अपने क्या करते हैं, किसको? कार्बन 12 को क्या करते हैं, रेफरेंस एटम के रूप में यूज करते हैं. तो देखो अब ये यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको कार्बन 12 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो कार्बन होता है वो नेचर के अंदर अपने आइसोटोप्स में प्रेजेंट रहता है. किस में प्रेजेंट रहता है? आइसोटोप्स में. और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था आइसोटोप्स. थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अपने कार्बन के. अगर अपने आइसोटोप्स में आपको बताता हूँ 6C12, 6C13 एंड 6C14, ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं. मतलब क्या है, ये जो अपना वैल्यू लिख रहे हैं ये होता है एटॉमिक नंबर. क्या होता है? एटॉमिक नंबर. एंड ये क्या होता है? मास ऑफ एटम. या आपने इसको क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास. मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास लिख सकते हैं. तो देखो आइसोटोप्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, आइसोटोप्स देखो वे एलिमेंट्स जिनमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो और जो एटॉमिक मास है वो क्या हो, डिफर हो, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. अब ये जो है ना कार्बन का जो आइसोटोप्स, ये वाला कौन सा 6C12, इसको यूज किया गया रेफरेंस एटम में. यूज किया गया मतलब अभी तक अपने इसको यूज कर रहे हैं रेफरेंस एटम की फॉर्म में. तो देखो अब अगर मैं एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा. देखो अगर अपने को किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इन एनी एलिमेंट. जो भी एलिमेंट है उसका क्या करना होगा अपने को, मास ऑफ वन एटम अपॉन में 1/12 मास ऑफ C12 एटम. ये फॉर्मूला है किसी भी एलिमेंट के
मास को डिस्कवर करने के लिए या मास को कैलकुलेट करने के लिए अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर भी अपनों ने क्या लिखा है, मास, यहाँ पर भी अपने क्या लिखा है, मास। मतलब जो अपने ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। अगर मैं यहाँ पे मास को किलोग्राम में लेता हूँ और नीचे वाला मास है उसको भी किलोग्राम में लेता हूँ, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो एटॉमिक मास जो है ना वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्लियर। बट अपने इसकी एक यूनिट यूज करते हैं और वो यूज करते हैं AMU। क्या यूज करते हैं, AMU, एटॉमिक। अब AMU क्या होता है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। बट आजकल इस टाइम क्या है, अपने AMU की जगह सिर्फ U यूज करते हैं, और U होता है यूनिफाइड मास। U क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्लियर। तो AMU की जगह अपने क्या यूज कर रहे हैं, U, और U क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्लियर। तो देखो अब मैं आपको अगर AMU की वैल्यू बताता हूँ कि कितनी, किसकी वैल्यू, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है। अपने जब एटॉमिक मास डिस्कस किया था, जब अपने केमिस्ट्री का जनरल इंट्रो स्टडी कर रहे थे, तब मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी 1.66 इंटू 10 रेज की पावर -24, ये वैल्यू होती है। और इसको मैं किस में लिख सकता हूँ, इन ग्राम में। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। अब मैं आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है आई कहाँ से। तो देखो अपन एटॉमिक मास को डिस्कस करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, कार्बन 12 का। किसका यूज कर रहे हैं, कार्बन 12 का। अगर आपने आज तक वीडियोज जो हैं वो कंटिन्यू स्टडी किए हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया होगा कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, 6 प्रोटॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन मिलेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने अभी तक नहीं बताई, वो अपने एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप ये ध्यान रखो यहाँ पर कि इसके अंदर 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कौन से में, जब अपने C12 की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल होते हैं। क्लियर। तो देखो अगर मैं एक एटम की बात करता हूँ, कार्बन का अगर मैं 1 एटम ड्रॉ करूँ, तो देखो ये जो इनर पार्ट होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और बाहर ये मैंने जो राउंड शेप बनाए हैं इसको बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। न्यूक्लियस में आपको पता होगा कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, अगर मैं आपको बात करूं कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्बिट में, और मूविंग करते रहते हैं राउंड शेप में। क्लियर। तो देखो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार्बन का मास कितना होता है, मास ऑफ, अपने लिखते हैं मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम, इसमें अपने को क्या मिले, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास कुछ होता है, वो कितना होता है उसकी वैल्यू अभी लिखूंगा मैं। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास 0 माना जाता है। कितना माना जाता है, 0। तो अब इसका मास कितना होगा, 6 मास ऑफ प्रोटॉन एंड 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। मास ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल होगा, 6 मास ऑफ प्रोटॉन एंड 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, 6 + 6। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं
कि 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो होता है 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24। कितना होता है? 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 होता है। किसका मास? 1 प्रोटॉन का। और मैंने आपको ये भी बताया कि 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल। मासेज ऑफ, दोबारा से बोलता हूँ मैं, मासेज ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन आर इक्वल। इक्वल बिल्कुल इक्वल नहीं होते, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, बहुत ज़्यादा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको कैलकुलेट करूँ तो 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 प्लस 6 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 24। अगर आपको मैथ आती है तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 24। ये अपने पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं अगर AMU की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? AMU की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पर मैंने AMU का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, या AMU होता क्या है उसको डिस्कस करूँ अगर आपसे, तो वो ये होता है। क्योंकि AMU को अपनों ने किससे बनाया था? C12 से। किससे बनाया था? C12 से। तो AMU की जो वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि AMU की वो जो वैल्यू वो आई कहाँ से। क्लियर? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12। अब मास ऑफ C12 ये कितना है अपने पास? ये आया। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/12 इंटू मास ऑफ क्या लिखूँ? C12। ये आ गया 1.66 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 24 माइनस 24 ये यहाँ से क्या हो गया, और इन क्या है ये? ग्राम। तो 1 AMU की ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.66 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये वैल्यू आ गई। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और जो लास्ट लेक्चर एक ऐसा लेक्चर था जिसमें अपने एटॉमिक मास को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको सीधा डायरेक्ट बताया था कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। बट आज अपने को ये पता चला कि 1.66 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 24 कैसे आया। क्लियर? तो देखो अब मैं बात करता हूँ अगर ग्राम एटॉमिक मासेस की। किसकी बात करूँ? ये तो था एटॉमिक मास, और आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं वो याद होने चाहिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, ग्राम एटॉमिक मासेस की, तो ग्राम एटॉमिक मास अपने कैसे निकालेंगे? मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आपको पता है 1 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 AMU। तो देखो ये तो है AMU। अगर मैं आपसे ये पूछा जाए कि मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, तब अपने क्या करेंगे? तो AMU की वैल्यू लिखो। क्या करो अपन? 1 इंटू AMU की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 ग्राम। अगर अपने ये वैल्यू लिखकर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तब जो वैल्यू आएगी वो किस में होगी? ग्राम में। अगर आपसे ऑक्सीजन की वैल्यू पूछी जाए, मास ऑफ, क्वेश्चन क्या हो, अगर क्वेश्चन हो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, तब अपने क्या करेंगे? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 24 आ जाएगा। मतलब आपने या अपने AMU की जगह क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं। तो या तो ऐसे लिख दो, और या क्या करो, इसको ऐसे लिख दो। तो अब ये जो कैलकुलेशन करोगे आप, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 एटम के मास की वैल्यू होगी किसमें? ग्राम में। क्लियर? अब अपने नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। क्या है? एवरेज
एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास अपने को पता होना चाहिए कि किसके लिए अपने डिस्कवर करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास अपने कैलकुलेट करते हैं आइसोटोप्स के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? आइसोटोप्स के लिए। क्यों? क्योंकि इन जो नेचर है ना उसके अंदर अपने को कुछ एलिमेंट्स वन फॉर्म में नहीं मिलते, 2 and 3 and 4 5 फॉर्म में अपने को मिलते हैं। तब अपने को क्या करना होता है कि उसका जो वन एटम का जो मास अगर अपने को कैलकुलेट करना हो और किसका? आइसोटोप्स का, तो उसके लिए अपने को जो वर्ड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एग्जाम्पल देखो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं क्लोरीन का। इसमें ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ये क्लोरीन का सिंबल और ये क्लोरीन का एटॉमिक मास, या इसका जो आइसोटोप्स होता है वो ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है? सिंबल, और ये क्या है? एटॉमिक मास। ये नेचर में 3:1 में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट रहते हैं? 3:1 में। तो जनरली क्या होता है कि जो मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं अपने जो पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो नेचर में इसका जो रेशियो है वो मिलेगा अपने को ये। अब अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करूं और क्यों करूं, तो देखो पहले मैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज एटॉमिक मास अपने कैलकुलेट क्यों किया। देखो नेचर में मेरे को क्लोरीन इस फॉर्म में मिला और इस फॉर्म में भी मिला, दोनों फॉर्म में मिला। तो मैं अगर ऐसे कर लूँ कि दोनों का एटॉमिक मास एवरेज निकाल लूँ, तो देखो दोनों ही यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ क्लोरीन जो भी है इसका एंड रेशियो ऑफ क्लोरीन इन नेचर, इसको अपने कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो मास कितना है, ये जो क्लोरीन है इसका मास कितना है 35, और इसका नेचर के अंदर रेशियो कितना है 3, प्लस ये जो Cl है, क्या आप तो ऐसे मान लो रेशियो इन नेचर, या इसको बोल सकते हैं अपने अबंडेंस। अबंडेंस क्या होती है कि जो नेचर में ये किस फॉर्म में और इसकी क्वांटिटी कितनी मिलेगी अपने को। तो देखो और ये कितना है 37 + 1, और टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं अपने? जो टोटल होता है उससे अपने क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा 105 + 37 अपॉन में 4 = 142/4। इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आएगा अपने पास 35.5। तो देखो अब मेरे को मास मिला और किसका? क्लोरीन का, और वो कितना मिला 35.5। लिख सकता हूँ मैं मास ऑफ 1 Cl एटम, और ये मिला। और ये जो 35.5 अपने यूज करते हैं, देखो एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनका ये ऐसे होता है, और फिर मैंने आपको तब ये भी कहा था कि बाद में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऐसा मास है वो कहाँ से कैलकुलेट होता है। क्लियर? तो ये मास कहाँ से निकाला अपनों? ऐसे मास कौन से एलिमेंट्स के लिए मिलते हैं अपने को? आइसोटोप्स के लिए। कौन से एलिमेंट्स के लिए मिलते हैं अपने को? आइसोटोप्स के लिए। तो आइसोटोप्स के मास को अपने क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, और ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखो मॉलिक्यूलर मास का अपने को पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर मास आप पहले स्टडी कर चुके हो। थोड़ा सा और देखते हैं अपने उसको, थोड़ा और चेक करते हैं दोबारा से। देखो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो शॉर्ट में लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द molecule।
तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH4 NH3 एंड H2O, या अगर मैं बात करता हूँ C6, एक बड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूँ C6H12O6 एंड दिस इज ग्लूकोज। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्लूकोज। ये मैथेन है, ये अमोनिया है, ये H2O है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको पता है। ये नया फॉर्मूला है अपने पास और इसका नेम क्या है, ग्लूकोज। अब देखो इसमें से मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मेरे को मास कैलकुलेट करना हो, मास ऑफ CH4, तब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, क्या लिखूँगा, मास ऑफ 1 कार्बन प्लस मास ऑफ 4 हाइड्रोजन। अब मास ऑफ 1 कार्बन होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 12 AMU लिखते हैं अपने। एंड मास ऑफ 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 4। अपने कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 16 AMU लिख सकते हो। आपको क्या लिख सकते हो, AMU। तो CH4 का मास कैसे कैलकुलेट किया अपनों ने, मास ऑफ 1 कार्बन एंड मास ऑफ 4 हाइड्रोजन, और आंसर आया अपने पास 16 AMU। अब मैं नेक्स्ट एक आपको और बताता हूँ इसका, और इसको मैं थोड़ी देर बाद एक दूसरे टॉपिक में भी यूज करूँगा। तो अपने इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखें, मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ सीधा लिखूँगा नहीं, क्या लिखूँगा, मास ऑफ 6 कार्बन एटम प्लस मास ऑफ 12 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 इंटू 1 एटम जो कार्बन है उसका मास कितना होता है, 12, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 12, प्लस 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 6, एंड 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 16। कैलकुलेट करते हैं, 72 प्लस 12 प्लस 96। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आ जाएगा 180। तो देखो मास ऑफ C6H12O6 अपने को कितना मिला, 180। ग्लूकोज का 1 जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होता है, 180। और अपने इसको क्या लिख सकते हैं, AMU, या आपने क्या लिख सकते हैं, इसको ऑब्लिक लगाकर U लिख सकते हो। दोनों में से एक यूनिट आप लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अपने, और वो रहेगा फॉर्मूला मास। तो देखो फॉर्मूला मास थोड़ा सा अलग टाइप का, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट सीखना होगा, और वो क्या सीखना होगा, देखो फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो होता है वो क्या होता है, देखो फॉर्मूला मास अगर मैं बताऊं आपको, इसको मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल से। किससे बताता हूं, एग्जाम्पल से। और वो एग्जाम्पल क्या रहेगा कि सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला मास अपने किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, अपने कैलकुलेट करते हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए। आयोनिक कंपाउंड के लिए जो अपने मासेस कैलकुलेट करते हैं उसको अपने बोलेंगे फॉर्मूला मास। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, वो लिया मैंने NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है, मतलब NaCl के अंदर कौन कौन से आयन हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं। क्लियर। मैं आपको यहाँ पर NaCl की स्ट्रक्चर बताता हूँ। NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो 3D स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, 3D। देखो पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, और फिर आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे क्यों किया जाता है।
अब आपको ये पता है, आपने अभी बात की कि NaCl जो होता है वो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में प्रेजेंट रहता है। किसमें? Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन में प्रेजेंट होता है। तो देखो अब ये इसकी मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ NaCl मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल अपने यहाँ पे वर्ड नहीं यूज करेंगे, अपने NaCl कंपाउंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? NaCl कंपाउंड, क्योंकि NaCl जो है ना वो वन मॉलिक्यूल नहीं होता। क्या नहीं होता? वन मॉलिक्यूल नहीं होता। NaCl एक कंपाउंड होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे Na पॉजिटिव एंड बहुत सारे Cl नेगेटिव प्रेजेंट रहते हैं। मतलब अपने को NaCl जो कंपाउंड होता है उसमें नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयन अपने को पता नहीं होते। ठीक है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं अपने। ये अगर Na पॉजिटिव है तो ये आगे जिस भी एटम से या जिस भी आयन से जुड़ा होगा ना वो होगा Cl नेगेटिव। देखो ये कहाँ से जुड़ा है? यहाँ से, तो ये कौन सा है? Cl नेगेटिव। ये कहाँ से जुड़ा है? यहाँ से। ये भी कौन सा है? Cl नेगेटिव। ये और कहाँ से जुड़ा है? यहाँ से, तो ये होगा Cl नेगेटिव। Cl जिससे जुड़ा होगा ना, Cl आगे फिर जिस किसी भी आयन से जो जुड़ा होगा वो होगा Na पॉजिटिव। तो देखो ये यहाँ से जुड़ा है तो ये क्या है? Na पॉजिटिव। अगर ये Na पॉजिटिव है तो आगे क्या होगा? Cl नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव है, ये क्या होगा? Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव है तो ये क्या होगा? Na पॉजिटिव। अगर ये Cl नेगेटिव है, इसकी बात करें तो ये होगा Na पॉजिटिव। और ये क्या होगा? ये Na इधर Cl से जुड़ गया, ये Na इधर Cl से जुड़ गया। इधर की बात करते हैं Cl नेगेटिव, और ये क्या होगा? Cl आगे किससे जुड़ेगा अपने को? Na पॉजिटिव। और ये क्या हो गया? Cl नेगेटिव, और ये है Na पॉजिटिव। तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर होती है। NaCl जो कंपाउंड होता है उसका जो क्रिस्टल होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। उसकी स्ट्रक्चर तो अपने को पता है, बट अपने को ये नहीं पता कि उसमें नंबर ऑफ सोडियम एंड नंबर ऑफ जो Cl है वो कितने प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो उसके लिए अपने क्या करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए अपने को कोई भी जो आयोनिक कंपाउंड है उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है अपने? एम्पिरिकल फॉर्मूले से फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए मेरे को चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि NaCl का फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, अपने को पता है। अब अपने को ये नहीं पता कि नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ Cl नेगेटिव कितने हैं, तब अपने इसके लिए क्या कौन सा यूज़ करते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर मैं आपको सीधा ये लिखूँ कि इसमें Na एलिमेंट एंड Cl एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका रेशो अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो 1:1 है। उसका रेशो क्या है? 1:1 है। तो इसका अगर मैं मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या आएगा? 23 प्लस Cl का कितना होता है? 35.5 इज इक्वल टू 58.5 आ जाएगा। तो NaCl के जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला मास अपने को कितना मिला? 58.5। अब एक छोटा सा टॉपिक ये रह जाता है कि सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आपके लोगों के लिए नया वर्ड है कि ये क्या होता है। तो अगर मैं इसको डिस्कस करता हूँ तो देखो, इसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, उसका मास कैलकुलेट किया था, और वो था कौन सा? ग्लूकोज। कौन सा था? यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये था क्या? C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसमें इसका रेशो काउंट करता हूँ, इसका रेशो एलिमेंट्स का अगर रेशो डिस्कस करूँ तो उस रेशो का जो फॉर्मूला बनेगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे समझ लो, आपके समझ में आ जाएगा, इजी सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। C/H/O। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12
एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6। अगर मैं इसका रेशो निकालूं 1:2 रेशो क्या आ जाएगा 1। तो ये तो इसका क्या है फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला ये तो। अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूं तो वो ये आएगा, वो क्या आएगा CHO। नंबर ऑफ C कितने हैं 1, नंबर ऑफ C कितने हैं 2। अब ये जो CH2O जो आया है ना उसे अपने कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। और वो कहाँ से आया है, वो वहाँ से आया है कि जो भी कोई कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला है उसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कैलकुलेट करूं और उस रेशियो से जो मैं फॉर्मूला शो करूं तो वो फॉर्मूला होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या था, सोडियम एंड जो क्लोराइड था उसका तो रेशियो था 1:1। अब ये आयनिक कंपाउंड नहीं होता, पहली तो बात है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना बताया है। क्लियर। एक एग्जांपल और बात करते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं एसिटिक एसिड का। किसका एग्जांपल, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ, अगर मैं लिखूं इसको कंपोज करके लिखना चाहूँ तो ये आएगा C2H4O2। अगर मैं इसका रेशो कैलकुलेट करता हूँ तो रेशो क्या आएगा, देखो C:2:4:2। इसको अपने कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा क्या 1:2:1। तो देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड का और जो मैंने ग्लूकोज लिया था उसका जो एलिमेंट का जो रेशियो है वो सेम है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका रेशियो क्या है 1:2:1, इसका रेशियो क्या है 1:2:1। तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। और ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। तो आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, या अपने उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, अपने उसको बोलेंगे कंपाउंड मास। तो आयनिक कंपाउंड के कंपाउंड मास को कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती है वो होता है फॉर्मूला मास। और वो कैसे यूज़ की जाती है, ऐसे। और यहाँ पर एक नया वर्ड आया था एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने कैसे निकालते हैं, ऐसे। क्लियर। आज का टॉपिक अपने यहीं कंप्लीट करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी थोड़े दिन बाद उम्मीद है अपना स्कूल ओपन हो जाएगा। थैंक यू।